नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पीएच क्लासेस की एक और नई धमाकेदार क्लास में। जी हाँ साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त ए.के. प्रेम हरी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीडीपी टॉप 30 क्वेश्चंस। जी हाँ साथियों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास 1 होने वाली है। स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं सीटेट 2026 की परीक्षा। सीटेट 2026 की परीक्षा में जैसा कि आपको पता है कि सीडीपी जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं आने वाला, बल्कि यह आपकी सफलता का मूल मंत्र होने वाला है। तो साथियों, 30 मार्क्स की जो सीडीपी का सेक्शन आने वाला है, उस सेक्शन के अलावा भी बाकी जो 4 सेक्शन है, उन हर एक सेक्शन में 50 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होने वाली है। तो कुल मिलाकर आपको जितने मार्क्स चाहिए 90 मार्क्स तो सिर्फ सीडीपी कवर करती है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट भी है और पेडागोजी भी है। तो साथियों, इस शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के बारे में हम इस पूरी सीरीज में बात करेंगे और इस सीरीज की हर एक क्लास में रहने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की यह क्लास हम शुरू करते हैं और इस क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि अगर बच्चे को भाषा को अर्जन करना है, उसको और उसका विकास करना है, तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी है। यहां पर आपके ऑप्शन है जन्म पूर्व अवस्था, प्रीनेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड या एडोलसेंस। तो साथियों, हमारा जवाब निकल के आता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो पीरियड है बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए वो है उसका अर्ली चाइल्डहुड। यानी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर बच्चा जैसे भी भाषा सीखता है, उसका माहौल जैसा भी है, वहीं से उसका सबसे ज्यादा विकास होता है। जीवन की अन्य अवस्थाओं में भी भाषा का विकास प्रभावशील होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था है। यानी कि अगर हम कहें कि बच्चा जब 2 साल से लेकर 6 साल का होता है, 2 to 6 इयर्स की जो एज है बच्चे की, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। जैसा कि हमें पता है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की अलग अलग अवस्थाएं दी हैं। उस अवस्था में साथियों अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 6 इन्होंने स्टेजेस दी हैं कि भाई 6 स्टेज हैं। बच्चे का मोरल डेवलपमेंट, बच्चे का नैतिक विकास किस हिसाब से होगा, उसको उसने 6 स्टेजेस के अंदर डाला है और 3 लेवल्स के अंदर डाला है। तो अगर हम बात करें लेटेंसी एज का संबंध लॉरेंस कोलबर्ग से नहीं है। द सोशल एंड द कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ साथियों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो है हमारा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, जो कि लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में अगर हम देखें तो उसका जो लेवल है कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, तो यहां पर उन्होंने 3 लेवल्स के बारे में बात की है और 6 स्टेजेस के बारे में बात की है, जिसमें हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के बारे में अगर हम देखें तो वहां पर हमें ये जो आपकी अवस्था है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये अवस्था हमें दिखाई देती है। बाकी अगर हम थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये हमें पता लगता है कि भाई यहां पर तो हम पियाजे के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पर हमारा फोर्थ आंसर भी लॉरेंस कोलबर्ग के साथ रिलेटेड नहीं है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन ए टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू द बॉयज। तो ये किसी टीचर को नहीं करना चाहिए कि या तो वो लड़कों की तरफ ध्यान ज्यादा देता है या लड़कियों की तरफ। तो दोनों ही चीजें गलत हो जाएंगी। यहां पर हमें पक्षपात पूर्व व्यवहार नहीं करना चाहिए, जेंडर बाइसनेस के आधार पर व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब अगर वो टीचर इस चीज के ऊपर ध्यान दे रहा है, लड़कों पर ज्यादा ध्यान देता है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा जेंडर बाइसनेस। हाँ जी, वो जेंडर बाइसनेस को फॉलो कर रहा है क्या, वो जेंडर आइडेंटिटी पहचान नहीं बना रहा है, जेंडर रिलेवेंस यानी कि संबंधता भी नहीं है और समरूपता भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसका जो व्यवहार है उसके बारे में हम कहेंगे कि वो जेंडर बाइस व्यवहार कर रहा है, जो कि एक अच्छी क्लास के अंदर किसी टीचर को प्रदर्शित नहीं करना है।
फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड द जेंडर रोल कन्फर्मिटी। यानी कि बच्चे के अंदर अगर जेंडर से संबंधित रूढ़िवादिता है, यानी कि अगर वो कहता है कि भाई यहां पर पुरुष और स्त्री के अंदर, लड़के और लड़की के अंदर भेदभाव होना चाहिए उसके जेंडर के अनुसार, और जेंडर भूमिका के अनुरूपता को हमें कम करना है। अनुरूपता का मतलब यहां पर यह है कि अगर हमने मान लिया है अपने दिमाग के अंदर कि जो लड़के हैं, लड़के ऑफिस का काम करेंगे जबकि लड़कियां जो है वो घर का काम करेंगी, ये सब हमने जेंडर बेस्ड रोल डिसाइड कर दिए हैं। तो लड़कियां जो है वो घर का काम करेंगी, ऐसा हमें अपनी क्लास में इस प्रकार के विचारों को महत्व नहीं देना है, बल्कि ऐसे विचारों को हमें हतोत्साहित करना है। और क्लास जो हमारी होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि भाई वहां पर सभी जो जेंडर्स हैं उसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जेंडर बाइसनेस नहीं हो। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि डिस्कशन अबाउट द जेंडर बाइसनेस, हाँ डिस्कशन एक मुद्दा हो सकता है। तो ऑप्शन 4 में अगर हम देखें तो अभी तक फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत नहीं है। एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, कि हम उनके ऊपर जोर दें, उनको महत्व दें कि भाई लड़के ऐसे काम करेंगे, लड़कियां ऐसे काम करेंगे, जी नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक रोल हमें डिसाइड नहीं करने हैं। जेंडर सेक्रेटेड प्ले ग्रुप्स हमें बनाने हैं, यानी लड़कियों के लिए अलग खेलने के ग्रुप और लड़कों के लिए अलग ग्रुप्स, ये भी गलत बात है। फोर्थ में अगर हम देखें जेंडर के आधार पर अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट कर दें कि लड़कियां इधर बैठेंगी, लड़के उधर बैठेंगे, ये भी एक इंक्लूसिव क्लासरूम का सेटअप नहीं होना चाहिए। तो यहां पर दिए गए ऑप्शंस में से सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा निकल के आता है ऑप्शन 1, यानी कि हम जाएंगे डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइसनेस, कि अगर हमें क्लास के अंदर जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना है तो इसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा बच्चों के साथ, और उस हिसाब से हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing the children as an active seeker of the knowledge, जो एम्फेसाइज करते हैं कि बच्चे का सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्ट भी उसके विचारों के ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है। तो यहां पर अगर हम देखें ऐसा कौन से सोशलिस्ट हुए हैं जिनकी थ्योरी थी कि भाई सोशलिस्ट थ्योरी है, सोशियो कल्चर थ्योरी है, यानी कि बच्चे के ऊपर उसका सोसाइटी का और उसके कल्चर का। तो ये जो हम थ्योरी कहेंगे वो सोशियो कल्चर थ्योरी। तो सोशियो कल्चर थ्योरी देने वाले यहां पर थे जेबी वॉटसन नहीं थे, अगर हम ध्यान देखें जीन पियाजे भी नहीं थे, लॉरेंस कोलबर्ग भी नहीं थे, वो वाइगोत्स्की थे, लेव वाइगोत्स्की ऐसे व्यक्ति थे। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाई जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसके अनुसार बच्चा एक सक्रिय प्राणी है जो अपने समाज से सीखता है सारी चीजें। तो बच्चे को हम जैसा सिखाएंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। तो वाइगोत्स्की ने इन्फ्लुएंस दिया था इस बारे में कि बच्चे को सोशल इंटरेक्शन करनी चाहिए और जो कल्चर है उसको हम टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जिक्सो पहेली पर काम करते हुए 5 साल की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह पूरा जूता बन पाएगा। अब साथियों यहां पर हमें ध्यान देना है कि वो खुद से कह रही है। अब सीडीपी के अंदर हमें यह समझना है कि बच्चे जब खुद से बात करते हैं किसी काम को करते हुए तो दो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उसको अलग अलग तरीके से देखा है। अब किन मनोवैज्ञानिकों ने देखा है चलिए हम चर्चा करते हैं उस संबंध में। एक है जीन पियाजे और दूसरे हैं वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की इसको अलग नजरिए से देखते हैं, जीन पियाजे इसको अलग नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये बच्चे का प्राइवेट स्पीच है ये उसका, यानी कि निजी वार्ता है, खुद के साथ बात कर रहा है वो। जबकि जो पियाजे है वो इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहता है। ईगोसेंट्रिक स्पीच, इनके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास के अंदर। ज्यादा डिफरेंस, हालांकि एक पूरा लेसन हो सकता है
प्राइवेट स्पीच और इगोसेंट्रिक स्पीच के ऊपर, बट आज की हमारी क्लास में हम फोकस रखेंगे कि भाई यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमारी जो ऑप्शंस आए हैं, वाइगोत्स्की ने इसको क्या कहा है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है कि वाइगोत्स्की ने ना इसको इगोसेंट्रिक स्पीच कहा, इगोसेंट्रिक स्पीच कहने वाले व्यक्ति का नाम है जीन पियाजे। तो अगर ऑप्शन के अंदर यह होता कि जीन पियाजे इसको क्या कहता है, तो इगोसेंट्रिक स्पीच कहता है। ना ये स्कोफोल्डिंग है, स्कोफोल्डिंग का मतलब सहारा देना, ना ये तेजी से बोलना है, वो खुद से बात कर रहा है, और वाइगोत्स्की ने इसी बात को कहा है कि प्राइवेट स्पीच। और साथियों हमें ध्यान देना है कि वाइगोत्स्की ने इस प्राइवेट स्पीच को बच्चे के भाषा विकास के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने माना है कि बच्चे का भाषा विकास अच्छे से तभी होगा जब बच्चा पहले सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर सीखे और फिर उसका प्राइवेट स्पीच डेवलप हो। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गिविंग क्लूज टू द चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग ए स्पोर्ट। बच्चे को अगर हम थोड़े थोड़े इशारे बताते हैं, क्लू बताते हैं, हिंट देते हैं, और फिर हम थोड़ा सा उसको सपोर्ट ऑफर करते हैं जब बच्चे को नीड होती है, तो इसको क्या कहेंगे। तो साथियों हम एग्जांपल लेते हैं एक बच्चे का जो कि साइकिल चलाना सीख रहा है। अब वो इस अवस्था में है कि वो साइकिल के ऊपर तो स्वयं चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो पैडल अच्छे से नहीं मार पाता। तो पीछे से अगर हम उसको थोड़ा सा सहारा दे, पीछे से जो व्यक्ति उसको पकड़े ताकि वो साइकिल चला पाए और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, धीरे धीरे वो सीखे, तो ये सहारा देने की जो प्रक्रिया है, सहारा देने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी कि वो पड़ाव या वो ढांचा जिसमें बच्चे को जरूरत है सहारे की। अब साथियों सहारा देने के बाद बच्चा जहां तक वो साइकिल सीख गया, मान के चलिए, या जिस लेवल तक वो पहुंच गया, उसको बोलेंगे जीपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। और साथियों ये देने वाला कौन था जिसने ये समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिया है या जेडपीडी का सिद्धांत दिया है, इनका नाम आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से सीडीपी की, तो आपको पता होना चाहिए जेडपीडी का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। उनका जवाब आपको लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए वापिस से क्वेश्चन के ऊपर अगर हम फोकस करें कि बच्चे को जो हमने सहारा दिया, क्लू दिया, या एनसीईआरटी भी कई बार बीच में हिंट देती है, तो जो हम हिंट देते हैं, हिंट का मतलब है कि हम बच्चे को प्रोवाइड करवा रहे हैं स्कैफोल्डिंग यानी कि सहारा। तो साथियों ऑप्शन 4 हमारा यहां पे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which of the following behaviors characterize the concrete operational stage? तो ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे ने जो 4 स्टेज दी हैं, जीन पियाजे की जो थ्योरी है बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और उन्होंने दी है 4 हमारी स्टेजेज। उन 4 स्टेजेज में एक स्टेज है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 3rd स्टेज है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है बच्चे की 7 से लेकर 11 साल का जब बच्चा होता है लगभग, तो उस दौरान उसमें क्या क्या चीजें विकसित होती हैं, व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं, वो हमें सीखने हैं यहाँ पे। पहला है हाइपोथेटिकली डिडक्शन रीजनिंग हो जाती है, नहीं होती जी। ये तो आपका अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, वो तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है कि बच्चा हाइपोथेटिकली डिडक्शन रीजनिंग कर पाएगा। लेकिन अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के बारे में बात करें, तो बच्चा जो है बेसिक जो उसका रूल है कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन का, यानी कक्षा समावेशन और कंजर्वेशन का, वो रूल बच्चा सीख जाता है इस स्टेज तक आते आते। क्या वो डिफर्ड इमिटेशन करता है यानी कि सिर्फ पीछा करता है, तो पीछा करने वाली यानी कि सिर्फ अनुकरण करता है, ये उसकी विशेषता नहीं है। प्रतीकात्मक प्ले या इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये भी उसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि ये विशेषताएं ऑलरेडी उसके अंदर पहले वाली अवस्थाओं के अंदर आ चुकी होती हैं। जहां हम बात करें 3rd की, तो सेंसरी मोटर वो स्टेज है जहां पे बच्चा जो डिफर्ड इमिटेशन है वो सीख चुका होता है, यानी वो जैसा आप करके दिखाओगे वैसा वो करेगा, नकलची बंदर। लेकिन 4th जो है, 4th के अंदर बच्चा मेक बिलीव्स प्ले करता है, प्रतीकात्मक खेल करता है, ये होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की। जबकि हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बात करें, उसके अंदर बच्चे के अंदर कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन आ जाता है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
पियाजेट इन कंस्ट्रक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चे जब अपना विकास करते हैं उस संबंध में पियाजे की धारणा इनमें से कौन सी है। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन है आपका स्कीमा, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कंडीशनिंग और इन्फोर्समेंट। जहां तक हम बात करें इन्फोर्समेंट, कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग डील नहीं करते पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के साथ, जबकि हम बात करें पहले ऑप्शन की जो कि है स्कीमा। अब स्कीमा को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। स्कीमा का मतलब साथियों मेंटल फ्रेमवर्क से है या बिल्डिंग ब्लॉक से है। पियाजे ने कहा कि भाई आपके दिमाग के अंदर किसी भी चीज के बारे में कोई अवधारणा बनती है, मान के चलो आपने कोई लर्निंग की तो वो दिमाग के अंदर सेट हो जाती है स्कीमाज के फॉर्म में। मान के चलो बच्चे ने काउंटिंग सीख ली, टेबल सीख लिया, या बच्चे ने ये सीख लिया कि 4 पैर वाला जानवर जो उसके आसपास है वो कुत्ता है या बिल्ली है, तो बच्चे के दिमाग में वो स्कीमा सेट हो गई कि जी ऐसा दिखेगा, 4 पैर उसके हैं तो वो एक कुत्ता है या वो एक बिल्ली है। तो ये जो उसके अंदर सेट हुई हैं, जो उसके अंदर ब्लॉक्स बने हैं नॉलेज के, जिसमें उसने अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लिया, तो इसी ब्लॉक्स को कहेंगे स्कीमा, और ये कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जी असेसमेंट का? असेसमेंट का मुख्य रूप से तो उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपनी शिक्षा से संबंधित जो हम बच्चों के अंदर अगर हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, उस सिखाने में क्या कमी रह गई है ताकि बच्चे को सिखाया जाए। वैसे तो असेसमेंट अलग अलग तरीके का है कि आप सीखे हुए का आकलन कर रहे हैं, या सिखाने के लिए आकलन कर रहे हैं, या सीखने के दौरान आकलन कर रहे हैं, या उससे सारी बातें अलग हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कि बच्चे को रैंक देने के लिए हमारा कोई आकलन नहीं होता, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि चिल्ड्रन की क्लियरिटी क्या है या कंफ्यूजन क्या है कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हाँ जी, ये सीखना एक टीचर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि बच्चे ने क्या सीख लिया, क्या वो स्पष्ट बातें हैं या नहीं बातें, या बच्चे को कोई कंफ्यूजन रह गए क्लास के दौरान। यही जानने के लिए लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथियों ऐसे ही क्वेश्चंस हम भी बीच बीच में आपसे पूछते हैं। क्या लेबल करना होता है? ऑप्शन 3 कहता है नहीं जी, लेबल करना नहीं होता। और ऑप्शन 4 कहता है कि क्या बच्चे को पास और फेल करना? बिल्कुल भी नहीं, ये तो शिक्षा का कोई उद्देश्य है ही नहीं। ना तो हमें बच्चे को लेबल करना है, ना बच्चे को फर्स्ट सेकंड निकालना है, और ना ही उसके ऊपर ठप्पा लगाना है पास या फेल का, बल्कि हमें तो ये समझना है असेसमेंट से कि क्या बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया या उसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, यानी ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं हम। Which of the following statements about the intelligence is correct? यानी बुद्धि के बारे में क्या सही है? तो बुद्धि जो है, बुद्धि कोई फिक्स एबिलिटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, जबकि इसके अंदर तो बहुत सारे ट्रेट्स का एक वी कैन से इट्स मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, और ये कॉम्प्लेक्स एबिलिटी है जो एक साथ जुड़ी हुई है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस इज ए फिक्स एबिलिटी? नहीं जी, फिक्स एबिलिटी नहीं है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड? आज तक कौन बता पाया है कि कौन कितना बुद्धिमान है? तो बुद्धिमान और होशियार की जो अवधारणा है वो करेक्ट भी नहीं है, और दूसरी बात उसको एक्यूरेटली मेजर भी नहीं किया जा सकता। इंटेलिजेंस इज ए यूनिटरी फैक्टर, एक फैक्टर नहीं है जी, सिंगल ट्रेट तो है ही नहीं इसमें। किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो और उसकी इंटेलिजेंस के साथ हम उसको कोरिलेट नहीं कर सकते। किसी बच्चे की रटने की क्षमता बहुत ज्यादा हो, उसको भी हम इंटेलिजेंस के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते, जबकि यह तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है और एक सेट है अलग अलग कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज का। तो जी हाँ साथियों, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ये सारी चीजें मिलकर ही बुद्धि इंटेलिजेंस का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ द मल्टीपल सॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात है, रूही एक ऐसी लड़की है जो अलग अलग सॉल्यूशन सोचती है एक ही प्रॉब्लम जब उसके सामने आए। विच आर ओरिजिनल, और वो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि वो चैट जीपीटी के ऊपर अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढती है। रूही इज डिस्प्लेइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब रूही का जो व्यवहार है वो क्या चीजें दिखा रहे हैं? क्या वो क्रिएटिव थिंकर है? जी हाँ। क्या वो कन्वर्जेंट का मतलब है कि यानी सीमित विचारों तक
बाहर नहीं सोच सकता, जैसे कुएं का मेंढक होता है वो कुएं से बाहर नहीं सोच जाता, ऐसे ही कुछ लोगों के विचार कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं। दिए हुए टेक्स्ट में से अपने बच्चे को रटवा दिया पूरा चैप्टर, बच्चे ने उसी में से आंसर तो दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन की अगर लाइन चेंज कर दी तो बच्चे का आंसर 0। यानी आपने बता दिया कि 2 जमा 2 होते हैं 4, लेकिन जब आपने क्लास में पूछ लिया कि 2 पेंसिल हैं ए के पास और 3 पेंसिल हैं या 2 पेंसिल हैं बी के पास, कुल मिलाकर उनके पास कितने पेंसिल हैं, तो बच्चे के पास आंसर नहीं है इसका, क्योंकि बच्चे ने अभी तक सिर्फ ये साइन सीखा है कि अगर ऐसे लिखा होगा तो मैं आंसर दे पाऊंगा। थर्ड है कि रिजिड थिंकर है। रिजिड थिंकर तो रूही यहां पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि हर बार वो एक नई सॉल्यूशन निकाल के लाती है तो अपने पुराने विचारों को मात देती है। तो ना वो कन्वर्जेंट थिंकर है, ना ही वो रिजिड थिंकर है, ना ही वो इगोसेंट्रिक थिंकर है। और यहाँ पर हम कैटेगराइज करेंगे रूही को एक क्रिएटिव थिंकर के तौर पर, और शिक्षक के तौर पर हमारा उद्देश्य है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बनाएं, उसको जगाएं और बच्चे क्रिएटिव थिंकर बने। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो टीएलपी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें कुछ बच्चे अगर जो डिप्राइव्ड कैटेगरी से रिलेटेड हैं, अगर वो लेस पार्टिसिपेशन करते हैं तो क्या है टीचर का रोल। टीचर का रोल किसी बच्चे को पीछे छोड़ना नहीं है, टीचर का रोल हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलना है। तो साथियों, हम बच्चे को जिस स्थिति में है उस स्थिति में हम न सिर्फ स्वीकार करेंगे, बल्कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमने स्थिति को स्वीकार नहीं करना है, उस स्थिति को बदलने की कोशिश करनी है, ताकि सभी बच्चे मिलजुल कर एक समावेशी शिक्षा का कक्षा का निर्माण करें और उस कक्षा में अपना विकास भी करें। तो चलिए हम देखते हैं, आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम द स्कूल। बिल्कुल भी नहीं, आरटी के तहत आप कुछ भी नहीं कर सकते और ऐसा करना भी नहीं है किसी टीचर को। सॉल्यूशन को इस सिचुएशन को स्वीकार करना नहीं जी, आपको कुछ करना तो पड़ेगा ही। लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, नहीं, अपनी उम्मीदों को कम भी नहीं करना है। अब करना क्या है, रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग, अब वो पढ़ा रही है उसमें क्या सुधार हो उसके। हाँ जी, फाइंड वेज टू इंप्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। हाँ जी, अपनी शिक्षा के अंदर अब जो सिखा रहे हैं, सिखाने के मेथड के अंदर हमें कुछ ऐसे चेंज करने होंगे ताकि क्लास का हर एक बच्चा उसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दे। और जब इस इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन को हम बढ़ावा देंगे हमारी क्लास के अंदर, तो हर एक कैटेगरी से रिलेटेड बच्चा, चाहे वो डिप्राइव्ड ग्रुप का हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो होशियार हो, कमजोर हो, हर एक बच्चा हमारी टीएलपी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर शामिल हो जाए और वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स के जैसे काम करना स्टार्ट कर दें। तो साथियों, ऐसा हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर ब्लैंक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। एक समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं से मतलब क्या है, यानी कुछ जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स हैं हमें बच्चे की प्रोग्रेस को देखते हुए तैयार करने हैं। अब प्रोग्रेस को देखते हुए तैयार कैसे करने हैं भाई, कुछ बच्चे मान के चलिए ए बहुत ज्यादा होशियार है, बी का लेवल इंटरमीडिएट है और सी बच्चा भी फर्स्ट टाइम लर्नर है, पहली बार विद्यालय में आया है अपने परिवार में। तो हमें हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए अलग अलग इंडिविजुअल प्रोग्राम्स भी बनाने हैं बच्चों के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हर एक बच्चे का आकलन नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या तैयार नहीं करने चाहिए जी, नहीं। कभी कभी तैयार करने, नहीं जी। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, खुद को निराश नहीं पाना है। एक शिक्षक को चाहिए कि वो खुद को निराश न पाए, हर एक स्थिति में, चाहे उसके आसपास रिसोर्सेज हो या ना हो, अपने हर एक बच्चे का ध्यान रखे और सभी के लिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स बनाए स्तरीय रूप से। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 15th क्वेश्चन देखने, डिसलेक्सिया। नाम से स्पष्ट है, डिसलेक्सिया आपको जो मुख्य रूप से हमारे जो कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास के अंदर अलग अलग जो डिसेबिलिटीज हैं उसमें क्लास होने वाली है, जहां पे आप सीख सकते हैं पठन वैफल्य, बच्चों के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं। इनको भाई पढ़ने में दिक्कत आती है, जो
डिसलेक्सिया से रिलेटेड बच्चे हैं, इनकी रीडिंग के अंदर दिक्कत होती है, ये एक डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिकली रिलेट करती है रीडिंग के अंदर, स्पेलिंग के अंदर और वर्ड रिकॉग्नाइजेशन के अंदर। बच्चे पहचान नहीं पाते शब्दों को, मुख्य रूप से स्पेलिंग में दिक्कत होती है। क्या ये अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर है? नहीं जी, वो तो ADHD है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। डाइवर्जेंट थिंकर हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात तो है। फ्लुएंसी इन रीडिंग, तो क्या ये अपनी धारा प्रवाहिता के साथ पढ़ते हैं, यानी बहुत अच्छे से फ्लुएंसी के साथ रीड करते हैं? ये डाइवर्जेंट थिंकर हो सकते हैं डिसलेक्सिक बच्चे, और ज्यादातर डिसलेक्सिक बच्चे डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। लेकिन फ्लुएंसी के बारे में बात करें, फ्लुएंसी में तो इनको दिक्कत है। थर्ड में इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, हाँ जी, पढ़ने में दिक्कत है इनको थोड़ा सा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटिव एक्शंस, इनको एंगेज हमें नहीं करना चाहिए कि ये बार बार एक ही अपनी फिजिकल एक्टिविटी को दोहराते रहें। तो यहां पर हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इंक्लूसिव एजुकेशन का अप्रोच जो दिया गया है RTE 2009 में, वो किस चीज को एडवोकेट करता है? क्या हमें व्यवहारवादी होना चाहिए? तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है साथियों, सभी का अधिकार है। अब राइट टू एजुकेशन क्या कह रहे हैं? सभी का अधिकार है, चाहे वो किसी भी लिंग, धर्म, भाषा या फिर किसी भी जाति से संबंधित हो, किसी भी एरिया से संबंधित हो। भारत में रहने वाले हर एक बच्चा जो 6 से 14 साल का है, उसको अपनी मूल शिक्षा पाने का मूलभूत अधिकार है। ठीक है, और यह अधिकार हमने जिस अप्रोच के आधार पे दिया है वो है मानवतावादी अप्रोच। मानवतावादी जो हमारा परिप्रेक्ष्य है, उसके संबंध में हमने सभी को अधिकार दिया है, उसके लिंग, धर्म, जाति, वेशभूषा, भाषा के आधार को न मानते हुए, बल्कि वह बच्चा है, भारत का नागरिक है, 6 से 14 साल का है, तो उसको एक राइट मिला है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में, ताकि वो इंक्लूसिव एजुकेशन के आधार पर अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। क्या ये बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल है? नहीं जी। सिंपैथिक नहीं, हम एक सहानुभूति के नजरिए से नहीं देख रहे हैं। क्या मेन स्ट्रीम करता है डिसेबिलिटी को, डिसेबल्ड को ऑफर करके प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन? तो प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन है जो RTE से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है, फ्रेमवर्क है, उसमें लर्निंग कैसे होती है? तो जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा खुद ही अपने ज्ञान को। तो ये रोट मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये रिइंफोर्समेंट से रिलेटेड है। क्या ये कंडीशनिंग के थ्रू होती है? जी नहीं। अनुबंधन के द्वारा अर्जित ज्ञान को हम कंस्ट्रक्टिव नॉलेज नहीं कह सकते, जबकि कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क ये कहता है कि बच्चे स्वयं ही ज्ञान के निर्माता होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसमें फोकस होता है मीनिंग मेकिंग के ऊपर, अवबोधन के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। नेव थ्योरी जो कहती है, क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें, नेव थ्योरीज दैट द चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द वेरियस फिनोमिना, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के विषय में शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या वो बच्चों को, शिक्षक को इग्नोर करने देना चाहिए? बच्चों को दंडित बिल्कुल नहीं ऑप्शन। कई बार हमारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कई बार आपके सामने ऐसे टर्म्स आ जाएंगे कि जो आपने टर्म्स पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन सबसे अच्छी चीज है आपके सामने कि आप उन चीजों को ओड वन आउट कर सकते हो। जो जो चीजें गलत है उनको हटाते रहिए। अब बच्चे को पनिश करना चाहिए? नहीं जी। तो यहां पर हमारी जो न्यू थ्योरीज है, चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अलग अलग अनुभव होते हैं भाई, अपने अपने अनुभव। किसी का क्या अनुभव है, किसी का क्या अनुभव है। अब क्लास में आपने एक क्वेश्चन पूछा, बच्चे अपने आप हैंड रेज करेंगे और अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताने स्टार्ट कर देंगे, तो क्या बच्चे को दंडित करना चाहिए? नहीं जी। क्या हम ये कह दें कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस गलत है, एक ही एक्सपीरियंस को याद कर लो? ये भी गलत है। शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, टीचर को इग्नोर तो बच्चे से संबंधित कोई भी बात नहीं करनी है। शुड बी चैलेंज्ड बाय द प्रेजेंटिंग द काउंटर एविडेंस, नहीं जी, काउंटर एविडेंस तो हमें नहीं करने हैं। अब यहां पर हमें शुड बी चैलेंज्ड बाय द प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड द एग्जांपल्स। ओके, अनेक घटनाओं में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत के संदर्भ में
तो यहां पर हमें ऑप्शन हमारा जो 1 है अनदेखा नहीं करना चाहिए। बार बार याद करने के लिए द्वारा तो एक ही नियम भी बिल्कुल गलत है। जहां तक हम बात करें इन सभी में, हालांकि ऑप्शन तो फोर्थ भी गलत है, बट बाकी ऑप्शंस की बजाय हम देखें ऑप्शन 4 को हम कुछ हद तक ठीक पाते हैं। शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड द एग्जांपल्स। उदाहरण हम ले लेते हैं कि एक बच्चा है हमारी क्लास के अंदर, अगर हम एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक कोई डिसेबल्ड बच्चा है, विशेष बच्चा है, उसको आप सहारा कैसे देंगे। अब बच्चे अपनी पुरानी भाषा का यूज करते हैं तो उस समय पर हमें प्रतिकूल प्रमाण देने होंगे और बच्चे को यह कहना होगा कि बच्चे आप इन बच्चों को हैंडीकैप्ड बच्चा या ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बल्कि जो हमारी अवधारणा है कि या तो आप इसको विशेष बच्चा कहिए, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा कहिए। तो इस प्रकार से हमें काउंटर एग्जाम्पल्स के साथ बच्चे को ये चीज का एहसास करवाना है कि उसके पूर्व के अनुभव को किस प्रकार से सुधारा जाए। 19th क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्या प्रमोट करती है। क्या ये केवल किताबों पर निर्भरता, बिल्कुल भी नहीं जी। गिविंग प्राइमेसी टू द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, हाँ जी, इस बात पे जोर देते हैं कि बच्चे के अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है सीखने की। क्या ये रोट मेमोरी, बिल्कुल नहीं। रोट मेमोरी से दूर दूर तक इंक्लूसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का नाता नहीं है। बच्चों को लेबलाइज नहीं करना है, हमें बच्चों में कुछ भी आंकना नहीं है। सभी बच्चे अपने आप में यूनिक हैं, सभी चीजें अपने आप में यूनिक है। यही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का रूल है, यही नेचर का रूल है। सारी चीजें ब्यूटीफुल हैं नेचर के अंदर और सारी चीजें ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें, इमोशंस और कोग्निशन है, आपके संज्ञान और संवेग है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। कई बार संवेग इतने हावी हो जाते हैं कि कोग्निशन काम नहीं करता और कई बार कोग्निशन के द्वारा संवेगों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो क्या ये एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल भी नहीं। इंडिपेंडेंट नहीं है जी, ये तो डिपेंडेंट है। नॉट रिलेटेड नहीं है तो रिलेटेड है। तो हम इंटरवूवन करेंगे कि एक दूसरे में सन्निहित हैं, एक दूसरे में गुथे हुए हैं। जैसे अगर हम देखें, जब हम आटा लगाते हैं, आटा गूंथते हैं, तो पानी और आटा हमें अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा, वो एक दूसरे में गुथ गया है। वैसे ही संवेग और संज्ञान भी एक दूसरे में गुथे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को अगर हम देखें तो लर्निंग क्या है, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है और स्वयं ही निर्माण करता होता है। वो एक एक्टिव लर्नर है, वो अपने आप के अंदर एक एक्टिव एंगेजमेंट करेगा जिससे बच्चा सीखेगा। तो क्या वो रिप्रोड्यूस और रिकॉल कर रहा है, यानी कि उसने कुछ याद किया और उसी को फिर उगल दिया, ऐसा नहीं है जी। क्या वो रोट मेमोरी से लर्न कर रहा है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ द बिहेवियर, तो आपकी कंडीशनल लर्निंग हो गई, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हो गई। फिर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में कि लर्निंग एक प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की, जिसमें बच्चा स्वयं ही छोटे एक्सपेरिमेंट करता है, सीखता है, अपने आप ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। 22 के अंदर हम देखें कि क्लियर एग्जाम्पल देना और नॉन एग्जाम्पल्स देना। अब नॉन एग्जाम्पल्स देना मतलब हमें यह भी बच्चे को बताना है कि बच्चे, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको ये कहूं कि भारत में काफी सारे राज्य हैं और कुछ ऐसे भी टेरिटरीज हैं जो राज्य नहीं है, तो अगर मैं राज्य का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बच्चे को और उदाहरण देता हूं कि हरियाणा, राजस्थान, ये सभी राज्य हैं, तो इसके साथ साथ मुझे कुछ ऐसे उदाहरण देने पड़ेंगे जिसको हम कहेंगे नॉन एग्जाम्पल्स। जैसे कि दमन, जैसे कि मैं कहूंगा कि चंडीगढ़, जैसे कि मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख। वो सभी राज्य के उदाहरण नहीं है, वो टेरिटरीज तो हैं इंडिया के अंदर, बट वो यूनियन टेरिटरीज हैं। तो बच्चे को अगर हम क्लियर एग्जाम्पल्स देते हैं और नॉन एग्जाम्पल्स देते हैं, इससे क्या फायदा मिलने वाला है। ये एक इफेक्टिव वे होगा एनकरेज करने का, कॉन्सेप्चुअल चेंज। तो यहां पर अगर हम देखें
बात बिल्कुल सही है कि अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, बच्चे की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो मजबूत होगी। चलिए बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, क्या पता कोई दूसरा ऑप्शन इससे ज्यादा अच्छा हो। लीड्स टू कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ, नहीं जी, इसका उद्देश्य ही कंफ्यूजन को क्लियर करना है। इस बात का उदाहरण देकर हम कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। कोजिज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, नहीं जी, गैप नहीं है तो अवधारणाओं को समझ को बढ़ावा देता है, न कि गैप क्रिएट करेगा। फोकस ऑन द प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नहीं जी, ये प्रोसीजरल नॉलेज की बजाय ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान देता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, जो कि हमें बताता है कि एक इफेक्टिव मेथड है और इससे हम बच्चे का कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए हम चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी रेदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन ए रिवार्ड। अगर हम बच्चे को एक ही एक्टिविटी के अंदर बार बार कहते हैं बच्चे के भागीदारी के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करना, तो चाहे आप पुरस्कार दे रहे हैं चाहे दंड का प्रयोग कर रहे हैं, ये दोनों रिइंफोर्समेंट का काम करेंगे। अब ये जो रिइंफोर्समेंट का काम करेंगे, मान के चलिए बच्चे को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के आधार पे आपको मिलने वाला है पुरस्कार, तो धीरे धीरे बच्चे का आंतरिक प्रेरणा खत्म हो जाएगी और बच्चा सिर्फ उस पुरस्कार की लालच में अपना रिजल्ट अच्छा सुधारना चाहेगा। और इस सुधारने के लिए एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चा पुरस्कार के लिए, अपने रिजल्ट में सुधार के लिए अच्छे या गलत तरीकों में भी अलगाव नहीं करेगा। यानी उसके लिए ये चीजें नहीं रहेंगी कि फर्स्ट आने के लिए मेरे को किस मेथड का यूज करना है, यानी कि श्याम दाम दंड भेद, वो सारी चीजें बच्चे के अंदर आ जाती हैं जब हम लगातार बच्चे को एक्सटर्नल रिइंफोर्समेंट देते हैं। तो एक्सट्रिंसिव मोटिवेशन का तो काम करेगा, बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन का काम यानी कि आंतरिक अभिप्रेरण का काम नहीं करेगा। बच्चा सिर्फ बाह्य रूप से अभिप्रेरित रहेगा। ऑप्शन हम रीड करते हैं, क्या ये बाह्य अभिप्रेरणा कम करेगा? नहीं जी, बढ़ेगा बाह्य अभिप्रेरण। तो क्या ये इंक्रीज करेगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन को? नहीं जी, आंतरिक अभिप्रेरण घटेगा। वुड इंकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन द मास्टरी रेदर देन द परफॉर्मिंग गोल? नहीं जी, सिर्फ उसका रहेगा कि भाई गोल अच्छे हों, परफॉर्मेंस अच्छी दिखे, चाहे उसको कुछ समझ में आए या ना आए। डिक्रीज करेगा चिल्ड्रन के नेचुरल इंटरेस्ट को? हाँ जी, बच्चे का जो चाव है, रुचि है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और क्यूरियोसिटी जो लर्निंग की है वो भी कम हो जाएगी। अब उसमें क्या बढ़ेगा? उसके अंदर बढ़ेगा कि सिर्फ मेरे को फाइनल गोल अचीव करना है, उसका लिए रास्ता, उसके लिए लर्निंग, वो सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। तो रोट मेमोरी को भी ये चीजें बढ़ावा देती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग? पनिशमेंट नहीं देनी है जी बच्चे को, तो जहां पे ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 1 जहां जहां पे है उनको हटा देते हैं हम। फिर दूसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन ये तो होना चाहिए। कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, नहीं जी, तुलना नहीं करनी है बच्चे की। हर एक बच्चे अपने आप में यूनिक है, हर एक बच्चे की अपनी स्पीड होती है, हर एक बच्चे का अपना टारगेट होता है, जीवन में सबका अपना उद्देश्य है। हमें कंपैरेटिव एवैल्यूएशन नहीं करना है। तो जहां पे ऑप्शन 4 आया वो भी गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन 2 बचा, जहां पे है कि आपको कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट देना है और दूसरा CCE यानी कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन द चिल्ड्रन? बच्चे का जो जटिल अवधारणाएं हैं उसको समझने के लिए टीचर को क्या सिर्फ लेक्चर देना चाहिए? नहीं जी, हमें ना तो सिर्फ लेक्चर देना चाहिए, ना ही कॉम्पिटिटिव इवेंट करना चाहिए, ना ही सिर्फ मैकेनिकल ड्रिल करनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल ड्रिल करने से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, सिर्फ यांत्रिक विकास होगा। पर हमें तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग करवानी है, उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि बच्चा खुद से एक्सप्लोर करे, दोस्तों के साथ डिस्कस करे और एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीजें सीखें। ऑप्शन डी के साथ हम जाने वाले हैं।
साथियों क्वेश्चन नंबर 26, ए प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर बच्चे को हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है उसके लिए हमें क्या ऑफर करना पड़ेगा कि क्या बच्चे को हम मेटलिस्टिक अवार्ड दें? नहीं जी, छोटे छोटे काम के लिए अगर हमने मेटलिस्टिक अवार्ड देने स्टार्ट कर दिए बच्चे का टारगेट आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी खत्म। एम्फेसाइज करेंगे क्या सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज पे? नहीं जी, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि हम बच्चे को एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स क्लियर देंगे ताकि बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ना कि प्रोसीजरल नॉलेज। क्या हम डिसमिस करेंगे या पेनलाइज करेंगे इनकरेक्ट आंसर को? गलत उत्तरों के ऊपर बच्चे को ना तो दंड देना है और ना ही ये कहना है कि बच्चे तुमने आंसर गलत दिया है। ऑप्शन 4 देखते हैं क्या है। एनकरेज करना है बच्चे को इंट्यूटिव गेसेस की, ताकि वो बच्चे से भी अनुमान लगाएं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, यानी अपने दिमाग के अंदर मंथन करें विचारों का कि क्यों सही है और क्यों गलत है। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। In which of the following periods does the physical growth occurs at a rapid stage? पहले क्वेश्चन जो हमारा आया था लैंग्वेज से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 1 जो इस क्लास का था, यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल ग्रोथ जो इन्फेंसी की जो स्टेज होती है, बच्चा 0 से लेकर 2 साल का होता है साथियों, और जो प्रारंभिक जो इनिशियल बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ होती है फिजिकली। और जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है साथियों वो बच्चे की भाषा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे सबसे अच्छी भाषा सीखते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, जबकि बच्चे का शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है 0 से लेकर 2 और 2 से लेकर 6 साल तक। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड वो स्टेज हैं जहां पर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्ट होगा। ठीक है जी, हम ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? प्रिंसिपल लाइफ डेवलपमेंट क्या लाइफ लॉन्ग है? हाँ जी, बच्चा कोई भी व्यक्ति बूढ़ा हो तब तक सीखता रहता है, ग्रोथ नहीं होती बट डेवलपमेंट होगा। मॉडिफाइबल है, यानी कि क्या बच्चे के विकास को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा हम बच्चे के विकास को मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छे वातावरण में रहेगा, अच्छी चीजें सीखेगा और मॉडिफाई हो जाएगा उसका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द हेरिडिटी। हाँ जी, ये तो है कि डेवलपमेंट जो है वो फंक्शन है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का, जैसा उसको अपने जीन्स में मिला है और जैसा उसके आसपास का वातावरण है। क्या डेवलपमेंट यूनिवर्सल है और कल्चरल कॉन्टेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करते? बिल्कुल गलत जवाब है जी। तो जो गलत है वही हमें यहां पर चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल, यानी कि वो सिद्धांत नहीं है पर जवाब वही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का जवाब होने वाला है। द प्राइमरी काज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से हैं, इसका मुख्य रूप से कारण क्या है? क्या वो जीन्स हैं जो उसको पेरेंट्स से मिली हैं? हाँ जी, एक कारण तो ये है। तो अगर दूसरा हम कारण देखें, क्या इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक हैं, जन्मजात विषय वो भी हैं। तो ये पहली और दूसरी बात तो लगभग सेम है। तीसरी बात, क्या एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस है? हाँ जी, इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट है। एक अच्छा व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति जिस भी संगति के अंदर पाला जाता है उसके अनुसार उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी। ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आनुवंशिकता का असर तो होगा ही बच्चे की विभिन्नता में, साथ साथ जिस पर्यावरण के अंदर जिस एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे का पालन पोषण होता है दोनों के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का सिंपल मतलब ये है कि आज तक कोई ये क्लियर नहीं कर पाया कितना परसेंट हेरिडिटी का, कितना परसेंट एनवायरनमेंट का। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है लेकिन दोनों का इंपैक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन? तो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी क्या है? सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है बच्चे की फैमिली, बच्चे के माँ बाप, परिवार, भाई बहन। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंडरी देखें, बच्चा दूसरा बार सामाजिकरण एजेंसी जो है वो उसका स्कूल है और बच्चे का आस पड़ोस है। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है ऑप्शन फैमिली एंड नेबरहुड, ये तो फर्स्ट हो गया। फैमिली एंड मीडिया, तो मीडिया नहीं है, यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ, स्कूल और मीडिया। हाँ जी, स्कूल और मीडिया आपकी जो सेकंड है, सेकंड सोशलाइजेशन एजेंसी है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, मीडिया और नेबरहुड नहीं है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो साथियों इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी इस सीरीज की। इस प्रकार की काफी ज्यादा क्लासेज हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ साथियों सीटेट 2026 कंप्लीट जो सक्सेस प्रोग्राम है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, वो हमने उपलब्ध करवाया है। स्पेशल कोर्स को बाय करने के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं हमारे दिए हुए मेल आईडी के ऊपर, जहां पर कॉन्सेप्ट क्लासेस, आपकी प्रैक्टिस क्लासेस, PYQs और असाइनमेंट आपको देने वाले हैं। इसके अलावा वहां पर डाउट सेशंस भी होने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स के लिए आप हमें इस नंबर पे चेकआउट जरूर करें। इसके साथ साथ आप सभी हमारे चैनल द PH क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।